एक लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। इंटर की कक्षा में वो 95% अंक प्राप्त करके पास होती है। उसका एक सपना था यूपीएससी की तैयारी करके एक आईएएस अधिकारी बनने का। दोस्तों, उसके जो घर वाले थे, जो उसके माँ बाप थे, उसको ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि उतना पैसा खर्च कर सकें। एक मिडिल परिवार के थे, इसलिए उसको पढ़ाने में असमर्थ थे। उसके माँ बाप उसकी शादी करना ज़्यादा उचित समझते हैं और कहते हैं कि अपने घर चली जाओगी, वहाँ जाके जो मन करे वो कर लेना, पढ़ना है पढ़ लेना और वरना घर का तो काम करना ही है। जब उस लड़की की शादी कर देते हैं तो लड़की भी इस बात को मान जाती है और सोचती है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं ससुराल में जाऊंगी, वहाँ जाकर भी अपनी पूरी तैयारी करूंगी और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है। दोस्तों, उस लड़की की शादी हो जाती है। जब वो अपने ससुराल में पहुँचती है, ससुराल में पहुँचने के बाद पढ़ने लिखने की जो बात थी वो अपने पति से शेयर करती है, अपने पति को बताती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये बात जब उसके सास ससुर जब सुनते हैं तो वो उसको पढ़ने के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनोगी, रहना तो तुम्हें घर में ही है, जो भी पढ़ी हो, जितने भी पढ़ी हो उतना काफ़ी है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये बात सुनकर लड़की बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने मन को कचोटने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और वो अपने पति से बार बार मिन्नतें करती है कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई अपनी जारी करनी है, मुझे अनुमति दो, मुझे पढ़ा दो, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप के आगे उसके पति की भी एक नहीं चलती है और वो भी उसे पढ़ने के लिए मना कर देता है। जब वो उसको पढ़ने के लिए मना कर देता है, शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। आखिर में उसका मन अब उस घर में 1 मिनट भी नहीं लगता है और वो उस घर में दुखी रहने लगती है और वो अब घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। उस लड़की में और लड़की के हस्बैंड में, उसके पति में अब नोक झोंक होने लगी है, पढ़ाई को लेकर कहासुनी होने लगी है और एक दिन वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल करा देती है। तलाक का केस फाइल करने के बाद में वो लड़की अपनी गहन तैयारी में लग जाती है और यूपीएससी की पूरी तैयारी करने के बाद में और वो उसको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद में और वो लड़की कलेक्टर बन जाती है। वो लड़की एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जिसे करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस लड़की ने इतनी गहन मेहनत करी, इसका जो उद्देश्य था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और ये आईएएस ऑफिसर बन के निकलती है। आईएएस ऑफिसर बनने तक इस लड़की ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया और आगे का जीवन इसका कैसा रहा, आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत। आज की कहानी एक संघर्षशील महिला की है जो कि समाज की बेड़ियों को तोड़कर कामयाबी के शिखर तक पहुंचती है। कलेक्टर ऑफिस में बहुत ही भागदौड़ मच रही थी। एक नई मैडम कलेक्टर बनकर ऑफिस में आने वाली थी। सभी लोगों को, पूरे स्टाफ को मैडम के आने का इंतज़ार था। तभी कलेक्ट्रेट प्रांगण में एक सफ़ेद कलर की कार आके खड़ी होती है। बड़ा बाबू तेज़ी से कार के पास जाता है और वो जाकर गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद उसमें से एक नई यंग उम्र की महिला उतरती है। एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में उनके एक डायरी लगी हुई है। आँखों पे पावर का चश्मा लगा हुआ है, गोरा सा रंग है। बहुत सुंदर दिखने वाली एक कलेक्टर साहिबा गाड़ी से उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं।
सभी स्टाफ के लोग मैडम का स्वागत करते हैं। बड़े बाबू सबसे पहले जाके गुलदस्ता मैडम के हाथ में थमाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। मैडम बड़े बाबू के हाथ से गुलदस्ता लेती हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करती हैं। बारी बारी से सभी लोग मैडम को गुलदस्ता देते हैं और उनका सभी लोग अभिवादन करते हैं। उसी लाइन में आगे खड़े हुए थे प्रेम सिंह सैनी। जब मैडम उनके पास पहुंचती है, उनकी तरफ भी देखते हैं तो प्रेम सिंह सैनी भी मैडम को एक फूलों का गुलदस्ता देते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। मैडम उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। मैडम अपने ऑफिस में चली जाती हैं, बड़े बाबू उनके साथ में होते हैं। बड़े बाबू उनको सारा कारोबार समझा देते हैं और उनको उनकी जगह तक पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर बाद मैडम सभी से परिचय करने के लिए बोलती हैं तो बड़े बाबू एक एक करके पद और नाम के साथ उनका परिचय करवाते हैं। सबका परिचय होने लगता है, तभी वहाँ पर प्रेम सिंह सैनी खड़े हुए थे। उनका जैसे ही नंबर आता है तो मैडम बोलती हैं, रहने दीजिए, आप इनका परिचय नहीं कराइए, ये अपना परिचय हमें खुद देंगे। जब मैडम ऐसा बोलती है तो प्रेम सिंह सैनी अपना परिचय अपने आप स्वयं देने लगते हैं और उन्हें बताते हैं, मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं यहाँ पर क्लर्क के पद पर काम करता हूँ। ये कहने के बाद प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। बड़े बाबू सोचते हैं कि प्रेम सिंह सैनी को शायद कोई बात बुरी लगी है, किसी बात से वो नाराज़ है, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। बड़े बाबू उनके पीछे जाते हैं और प्रेम सिंह सैनी से कहते हैं कि सैनी साहब, आपको इस तरह से बाहर आना शायद मैडम को अच्छा नहीं लगा। आपको कोई बात बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, उसको बाद में भी बता सकते थे, लेकिन आपका इस तरह से बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है। प्रेम सिंह सैनी कोई जवाब नहीं देते हैं। मैडम अंदर ऑफिस में चली जाती है। प्रेम सिंह सैनी मैडम के सामने नहीं जाते हैं और उनसे कोई भी काम नहीं करवाते हैं। जब सामने पड़ भी जाते हैं तो उनसे नज़रें नहीं मिलाते, नज़रें चुराते हैं और कोई भी काम अपना होता है तो किसी साथी को भेजकर मैडम से वो काम करवा लेते हैं। एक दिन प्रेम सिंह सैनी ड्यूटी नहीं आते हैं और बड़े बाबू को फ़ोन कर देते हैं कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज ड्यूटी पर नहीं आऊँगा। ये कहने के बाद प्रेम सिंह सैनी लगभग 3 दिन से ड्यूटी पर नहीं आते हैं। मैडम जब उनकी सीट को खाली देखती है प्रेम सिंह सैनी ड्यूटी पर नहीं है तो वो बड़े बाबू से पूछते हैं, क्या प्रेम सिंह ड्यूटी नहीं आए हैं? तो प्रेम सिंह सैनी मना कर देते हैं कि नहीं मैम, वो 3 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। तो मैडम बोलती है कि क्या उन्होंने आपको कोई सूचना दी, इसके बारे में बताया कि मैं 3 दिन से ड्यूटी पर नहीं आऊँगा? तो बड़े बाबू बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मैडम गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अभी प्रेम सिंह सैनी को फ़ोन करो और उनको बुलाओ, कल से वो ड्यूटी आए। ऐसे थोड़ी ना चलता, यहाँ पर भी कायदे कानून होते हैं, ये ऑफिस है, ये उनकी घर की पंचायत नहीं है कि तब चाहो तब वो छुट्टी करके घर बैठ जाएंगे। बड़े बाबू उसको फ़ोन करते हैं, प्रेम सिंह सैनी को बोलते हैं कि मैडम गुस्से में हैं और आप ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी प्रेम सिंह सैनी दूसरे दिन ही ड्यूटी आ जाते हैं और मैडम के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। मैडम उनसे बोलती है, आप 2-3 दिन से छुट्टी पर क्यों हैं, आप ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे हो? ये आपका घर नहीं है, ये एक ऑफिस है, यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी करके घर नहीं बैठ सकते हैं। तभी प्रेम सिंह सैनी कोई जवाब नहीं देता है। मैडम फिर से कहती है, मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर प्रेम, आपने अभी कोई जवाब नहीं दिया, मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। तभी प्रेम को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और प्रेम कहता है कि मैम, मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के दबाव में आकर काम नहीं करता हूँ। मेरी छुट्टी थी, बची हुई थी तो मैंने ले ली और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ। ये कहकर प्रेम सिंह सैनी बाहर आ जाते हैं। तभी मैडम को ये रवैया प्रेम सिंह का अच्छा नहीं लगा। मैडम ने सारी जानकारी वहाँ के स्टाफ से ली। बड़े बाबू से पूछा, क्या ये प्रेम सिंह सैनी का यही रवैया रहता है? तो बड़े बाबू बोलते हैं कि नहीं मैम, इनको लगभग 2 साल हो गए यहाँ पर, ये तब से आए हैं ड्यूटी, तब से ये फालतू किसी से बात नहीं तो करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं, बस अपना काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये इनका रवैया है, न इनकी किसी से दोस्ती है यहाँ पर और ना ही इनका किसी से कोई दुश्मनी है। अब मैडम को लगभग 4-5 महीने ऑफिस में हो चुके थे।
प्रेम सिंह सैनी को अगर कोई काम हुआ करता था तो अपने किसी दोस्त के साथ में मिलकर, किसी दोस्त के जरिए उस काम को पूरा करा लिया करते थे। मैडम को धीरे धीरे वहाँ के सारे स्टाफ की जानकारी हो चुकी थी, कौन यहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है। सेकंड नंबर के सीनियर ऑफिसर थे मिस्टर वर्मा जी के बारे में भी बहुत कुछ सुनाई दे रहा था मैडम को कि वर्मा जी सारे काम पैसा लेकर करते हैं, और इतना ही नहीं कि जो वर्मा जी पर जो पैसा आता है उसमें से पूरे स्टाफ को, जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं, उन सब के पास शेयर जाता है। यहाँ तक भी उन्हें सुनाई दिया कि जो पहला कलेक्टर था उसको भी शेयर बंधा हुआ था। अब मैडम को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो मैडम उन पर शिकंजा कसने की फिराक में होती है। धीरे धीरे मैडम उनको शिकंजा कसने लगती हैं। एक फ़ाइल जो वर्मा जी ने पास करी थी और वो जब मैडम के पास जाती है, मैडम उस टेंडर को रिजेक्ट कर देती हैं। जब मैडम उस टेंडर को रिजेक्ट कर देती है, वर्मा उस बात से बड़ा गुस्सा में आ जाता है और नाराज़ होकर मैडम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। जैसे ही उल्टा सीधा बोलने लगता है, काफ़ी देर हो जाती है। प्रेम सिंह सैनी भी ये सारी बातें सुन रहे थे। जब प्रेम सिंह सैनी काफ़ी देर सुनने के बाद में उनसे नहीं रहा गया और वो जाके वर्मा से उलझ जाते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों में हाथापाई हो जाती है। सारे स्टाफ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सारे स्टाफ लोग इकट्ठे होने के बाद में उन दोनों को अलग अलग करते हैं, छुड़ा देते हैं। ये बात जब मैडम तक पहुंचती है, मैडम बड़े बाबू से भी पूछती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, तो बड़े बाबू दोनों के बारे में बताते हैं कि वर्मा जी आपके बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे। तभी ये बातें प्रेम सिंह सैनी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उससे हाथापाई करना शुरू कर दिया। जब ये बातें मैडम सुनती है तो मैडम प्रेम सिंह सैनी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें वर्मा से झगड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुमने वर्मा से क्यों झगड़ा किया। प्रेम सिंह सैनी बोलते हैं कि वो मैम आपके बारे में उल्टी सीधी अनर्गल बातें बना रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। मैडम बोलती है कि अगर वो मेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे, मेरी बुराइयां कर रहे थे, तो उसका जवाब मैं देती। आपको उसका जवाब देने की या आपको बुरा मानने की क्या ज़रूरत थी। मैं उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, तो तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुमने हंगामा क्यों किया। थोड़ी देर तो प्रेम सिंह सैनी चुप हो जाता है। मैडम फिर से पूछती है कि सैनी साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको वर्मा से झगड़ने की क्या ज़रूरत थी। तभी गुस्से में आंखें लाल करते हुए प्रेम सिंह सैनी मैडम की तरफ देखता है। मैडम भी एकदम झलझला जाती है और प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि कोई भी अगर आपके खिलाफ़ एक शब्द भी बोलेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं कोई भी बात तुम्हारे खिलाफ़ नहीं सुन सकता। मानता हूँ मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ़ अगर कोई अनर्गल बातें करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर चला जाता है। प्रेम सिंह सैनी जब ऑफिस से बाहर जाते हैं तो उसके बाद मैडम की आंखें डबडबा जाती हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं, उनके चेहरों पे तरह तरह के भाव आने लगते हैं, तरह तरह के विचार उनके बनने लगते हैं। तभी 2 दिन के बाद मैडम के पास में सूचना आती है कि आपके कलेक्ट्रेट पर कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार लगना है। 2 दिन के बाद मंत्री जी आपके ऑफिस पर जनता दरबार लगाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, मैडम पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी करने के आदेश दे देती हैं। जिस दिन मंत्री जी को आना होता है उस दिन सारे स्टाफ के लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं और पूरी तरह से तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन प्रेम सिंह दिखाई नहीं देते हैं। तो बड़े बाबू को बुलाकर मैडम बोलती है, क्या प्रेम सिंह ड्यूटी नहीं आए हैं। तभी बड़े बाबू बोलते हैं कि सारे लोग ड्यूटी पर हैं, लेकिन प्रेम सिंह आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं। मैडम कहती है फ़ोन करके उनको पता करो कि आखिर वो ड्यूटी क्यों नहीं आए, मंत्री जी आने वाले हैं और वो अभी ड्यूटी ही नहीं आए। तभी बड़ा बाबू फ़ोन करता है और पूछता है और प्रेम सिंह के बारे में जानकारी लेता है, तो उसे पता चलता है कि प्रेम सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू वार्ड में, और उसके गंभीर चोटें आई हैं। किसी ने आज रात को प्रेम सिंह सैनी पर जानलेवा हमला कर दिया है। ये बात जब मैडम को बताता है कि मैम, प्रेम सिंह सैनी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में
आईसीयू वार्ड में एडमिट है और उसको रात को किसी ने जान लेने वाला हमला किया है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोटें आई हैं। जब मैडम ये बातें सुनती है एकदम भौचक्की रह जाती हैं। मैडम को बहुत दुख होता है और चेहरे पे हाव भाव बिगड़ जाते हैं। ये हालत देखकर बड़े बाबू और बाकी के स्टाफ के लोग भी अचंभित हो जाते हैं। आखिर में प्रेम सिंह सैनी के बारे में ये बात सुनकर मैडम इतनी हताश क्यों हो जाती है, इतनी परेशान क्यों होने लगी। तभी मैडम बोलती हैं कि बड़े बाबू आप यहाँ की तैयारी संभालो और मुझे अभी जाना होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम आपको जाने की क्या ज़रूरत है, मंत्री जी आने वाले हैं, अगर आप भी यहाँ पर नहीं मिलोगी तो मंत्री जी बड़े गुस्से में आ जाएंगे। एक काम करो, मैं किसी स्टाफ के किसी दूसरे आदमी को भेज देता हूँ, वो प्रेम सिंह सैनी की राजी खुशी लेकर वापस आ जाएगा। लेकिन मैडम एक नहीं मानती। मैडम मना कर देती कि नहीं, प्रेम सिंह सैनी के पास मुझे खुद जाना है, मैं जा रही हूँ। और ये कहते हुए मैडम जल्दी से अपना बैग उठाती हैं, गाड़ी निकलती हैं और अपने सुरक्षा गार्ड को साथ में लेकर मैडम हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती हैं। हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, एकाएक सबको पता चलता है कि कलेक्टर साहिबा हॉस्पिटल में आने वाली है। वहाँ भी भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल में वो एंटर करती हैं, लिफ्ट काफ़ी ऊपर थी, आने में टाइम लगता, तो मैडम सीढ़ियों से ऊपर भी ऊपर चढ़ जाती हैं। डॉक्टरों को पता चलता है, डॉक्टर लोग भी मैडम के साथ में पीछे पीछे चलने लगते हैं और आईसीयू वार्ड तक पहुंचते हैं। वो जाकर देखती है कि प्रेम सिंह सैनी आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन लगी हुई है, पूरे शरीर पर पट्टियां हैं और बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन बड़ी ही सफाई से मैडम अपने आंसुओं को छुपा लेती हैं और सारा हालत का जायजा करती हैं। और वहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ था, पूरे स्टाफ को वहाँ बोल देती हैं कि किसी भी तरीके से इनके इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इलाज पूरा कराया जाए और कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, तुरंत मुझे सूचित किया जाए। जायजा लेने के बाद में मैडम आईसीयू रूम से जब बाहर आती हैं, तब तक उनका मोबाइल बार बार बज रहा था, लेकिन वो किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं करती हैं। हॉस्पिटल से निकलते ही मैडम ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन बड़े बाबू का था। बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम अभी मंत्री जी आए थे और बड़े ही गुस्सा होकर यहाँ से मंत्री जी गए हैं आपके ना होने की वजह से। मैडम कहती है कोई परवाह नहीं। मैडम गाड़ी से पहुँचती है, अपने ऑफिस पहुँच जाती हैं और अपने ऑफिस पहुँचने के बाद में प्रेम सिंह सैनी की बार बार खबर लेती रहती हैं। जब प्रेम सिंह सैनी छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर चले जाते हैं, मैडम को पता चलता है कि प्रेम सिंह अपने घर जा चुके हैं। तभी मैडम बोलती हैं कि मुझे प्रेम सिंह से मिलने के लिए उनके घर जाना है। अपने सुरक्षा गार्ड और अपने ड्राइवर के साथ में मैडम प्रेम सिंह सैनी के घर पहुंचती हैं और वहां जाकर देखती हैं तो जैसे ही प्रेम सिंह सैनी के कमरे में एंटर करती हैं तो सुरक्षा गार्ड और जो ड्राइवर को वो गेट पर रुकने के लिए बोल देती हैं और खुद कमरे के अंदर चली जाती हैं। तो देखती हैं प्रेम सिंह सैनी अपनी एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और उनके पास ही एक टेबल रखी हुई है जिस पर पानी और दवाई है। उनकी वो भी हालत नहीं है कि वो अपनी दवाई और अपना पानी अपने हाथ से ले सकें। मैडम पहुंच जाती है। मैडम को दरवाजे पर देख कर प्रेम सिंह सैनी भी एकदम भौचक के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं मैडम आप यहाँ, बड़े अचंभित होते हैं। मैडम कहती है कि हाँ मैं यहाँ आपको देखने के लिए चली आई, अब आपकी तबीयत कैसी है। और ये कहते हुए मैडम पानी का गिलास उठाती हैं और दवाई प्रेम सिंह सैनी को देती हैं। प्रेम सिंह सैनी उनके हाथ से पानी लेकर दवाइयाँ खाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ा भावुक हो जाता है कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी मैम, मेरे और आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करेंगे, आप फ़ोन से ही बात कर लेती। जब मैं ठीक हो जाता तब मैं ऑफिस आ जाता, तब कोई बात कर लेती, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी मैम। मैडम बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, जिसको जो बातें करनी है उसे करने दो,
मुझे देखने आना था तो मैं आ गई। और बताओ अब तबीयत कैसी है? चारों तरफ कमरे में मैडम इधर उधर नजरें दौड़ाती है तो देखती है पूरे कमरे में कचरा कचरा फैला हुआ है, बड़ी साफ़ सफाई बहुत कम है। तभी मैडम बोलती है, क्यों, यहाँ पर क्या आप अकेले रहते हैं? पत्नी या आपके बच्चे नहीं हैं? तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि नहीं, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। तो क्या कहते हो? तो फिर मैडम बोलती है, तो क्या पत्नी और बच्चे साथ में नहीं रहते? कि उनको भी तुमने अपने आप से अलग कर दिया है? प्रेम सिंह सैनी बोलता है। प्रेम सिंह सैनी थोड़ी देर तो चुप हो जाता है। बार बार जब मैडम बच्चों के बारे में और पत्नी के बारे में बात करती हैं, कम से कम इतना तो होता कि पत्नी और बच्चे अगर आपके पास होते तो आपको दवाइयाँ दे देते और कम से कम तुम्हारे कमरे की सफाई तो हो जाती। तभी प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि मैंने अभी शादी ही नहीं की। जब से तुम्हारी और मेरा डिवोर्स हुआ है, तुम यहाँ से गई हो, मैं तब से ही यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं रहता है। ये बात सुनकर मैडम एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती, क्या तुमने शादी नहीं की? लेकिन क्यों? प्रेम सिंह सैनी बोलता है, आपने भी तो अभी शादी नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की? मैडम बताती है कि पापा जी ने तो मेरे को बहुत प्रेशराइज किया था कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगे। ये बात सुनकर प्रेम सिंह सैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती थी, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। माँ बाप के सामने मेरी एक भी बात नहीं चलती थी, वो चाहते नहीं थे कि तुम आगे पढ़ाई लिखाई करो, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था और मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, घर से निकाल दिया था। तभी मैडम बोलती है, मुझे भी उस समय तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी और मुझे बनना था। अब तो आप देख चुके कि मैंने अपना मेहनत किया और मेहनत करने के बाद में उसका फल है कि मैं आज कलेक्टर बन चुकी हूं। कलेक्टर बनने तक के सफ़र में मैंने बहुत कुछ खोया भी है। अगर मैंने कलेक्टर बन के कुछ पाया है तो इसके साथ मैंने खोया भी बहुत है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मिस करती थी और मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन आप मुझे समझोगे और मुझे अपना लोगे, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। प्रेम सिंह सैनी भी बोलते हैं कि मैंने भी इसलिए शादी नहीं की कि मेरा अब शादी में कोई रुचि नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें याद करता हूँ। ऐसी बातें करते करते दोनों रोने लगते हैं और दोनों रोने के बाद ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में मैडम खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद में अपना सुरक्षा गार्ड और अपने ड्राइवर को घर जाने के लिए बोल देती हैं और बोलती है, मैं सुबह कल ऑफिस में मिलती हूँ। ये सुनकर सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं। आखिर मैडम को हुआ क्या है? मैडम ऐसा क्यों चाहती हैं? यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं? लेकिन मैडम उनको ऑर्डर देती है कि तुम लोग घर जाइए, मैं कल ऑफिस में मिलती हूँ। ये कह के मैडम कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं और अंदर चली जाती हैं। प्रेम सिंह के पास जाकर बैठ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर से पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक दूसरे से दोनों माफ़ी मांगते हैं, गिले शिकवे अपने जितने भी हैं ज़िंदगी के वो सारे दूर कर लेते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी कहानी। एपिसोड 49 में मैंने एक प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न था सुहानी की दूसरी शादी किससे हुई थी, सुहानी के दूसरे पति का नाम क्या था? तो उत्तर था उसका नाम विवेक। सुहानी की दूसरी शादी विवेक से हुई थी और इसका सही उत्तर देने वाले लोग हैं जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मैं जिनके नाम पढ़ना चाहता हूं, और वो नाम है नंदनी शर्मा, पूरन चंद,
तपेश कुमार, ब्रजश्याम तिवारी, चंदर सिंह, योगेश कुमार, कुलदीप झा, भावना सारस्वत, अजीत कुमार, नैमी चंद, गजब हिंदी कहानियाँ, सूरज, आकाश, संगीता सारस्वत, सर्वेश, रिद्धि सिद्धि सारस्वत, इन सभी दोस्तों ने इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया है। तो इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।